मंदिर मस्जिद पाखंड झूठ अन्याय जुर्म जितना भी कहा जाए उसका प्लेस है। मुझे शिक्षा दे दो और कुछ न दो, मुझे मर जाने दो, लेकिन मेरी शिक्षा फ्री करो ताकि हर आदमी शिक्षा पा जाए। चिकित्सा फ्री करो, रेल संचार फ्री करो, उज्ज्वला में गैस देकर 5 किलो ये देकर और किसान सम्मान निधि देकर बहुत सारे पुरस्कार और उस स्वरूप सीधे सीधे वोट खरीदने का पैसा देकर ये हिंदुस्तान बिक रहा है, डेमोक्रेसी बिक रही है। 5 किलो अनाज में जिंदा रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी तो नहीं जिंदा रह पाएगा इस देश का पीएम। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय गोरखपुर में मौजूद हैं। चुनावी यात्रा आप लोग देख रहे हैं। गोरखपुर चुनावी यात्रा पहुंच चुकी है। तस्वीरें आप लोगों को लगातार दिखा रहे हैं। गोरखपुर पहुंचे हैं तो पूर्वांचल के गांधी नाम से मशहूर डॉक्टर संपूर्णानंद जी के आवास पे सत्यपथ पे हम लोग हैं। उनकी लाइब्रेरी में हैं। ये शांतिवन नाम से उनके पुस्तकालय। इस पुस्तकालय में जब हम लोग पहुंचे तो एक ये तख्ती मुझे पीछे दिखाई दे रही है आपके कैमरे में। इसमें लिखा है मंदिर नहीं, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री न्याय, फ्री रेल संचार दो, रोजगार पेंशन दो। तमाम जो जन बुनियाद के मुद्दे हैं जो फ्री में होने चाहिए उनकी बात यहाँ पे लिखी गई है। पूरा देश, जब पूरी मीडिया महीनों से जितने भी इस देश के प्रतिष्ठित अखबार हैं, मुख्य मीडिया की मुख्य धारा है, एक तरफ जहां राम मंदिर और अयोध्या की गुणगान हो रही थी तो यहाँ पर लिखा गया कि मंदिर नहीं, फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, जो तमाम चीजें आप पीछे तख्ती पे लिखे हुए देख रहे हैं। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या इसके बारे में कहना और तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि इस मंदिर काल में, इस राम काल में जब बात होती है कि मंदिर नहीं शिक्षा चाहिए तो कितने वर्ग के लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। आपका भी वेलकम। आपने यहाँ पर फ्री शिक्षा, फ्री चिकित्सा, फ्री न्याय, फ्री रेल संचार, रोजगार पेंशन की बात की है। मैं मंदिर पर भी अभी आऊंगा, लेकिन एक जो चीज सरकार फ्री देने का दावा कर रही है, कहते हैं कि 80 करोड़ घरों तक हमने फ्री राशन पहुंचा दिया, वो इसमें नहीं है। तो आप ऐसा सवाल कर रहे हैं, आपको हमको भी मान लीजिए वो देते हैं, आपको 5 किलो दे दिया जाए, आप प्रारंभ में ही आपका सवाल जो है, आए हैं चुनाव का वो करने, आप सरकार लग रहा है कि जैसे सरकार के का ये सवाल है 5 किलो अनाज में जिंदा रह जाएंगे। नरेंद्र मोदी तो नहीं जिंदा रह पाएगा इस देश का पीएम, ठीक है ना। 8,500 करोड़ की विमान में उड़ने वाला, मिनट मिनट वस्त्र बदलने वाला, हिंदुस्तान को विलासिता और अपव्यय में झोंकने वाला आदमी, गरीबी में ढकेलने वाला तो नहीं जिंदा रह सकता। आप जिंदा रह पाएंगे 5 किलो में? ठीक है, वो 80 करोड़ को बांटता है। 80 करोड़ को तो 10 साल के अंदर अंदर इस मुकाम पर पहुंचा दिए कि, और इन्होंने नहीं पहुंचाया, पिछली सरकारों ने भी पहुंचाया है। वो जो खाद्य रसद बिल देख रहे हैं, खाद्य सुरक्षा बिल, वो 2013 का है। वो पहले ही मरने लगे थे लोग खाने के अभाव में, और देश का लूट पुरानी सरकार में जितनी हो रही थी। इनसे बहुत आशा थी, इन महोदय से जो आए हैं, इस समय सत्ता पर बैठे हैं। 5 किलो अनाज से चलेगा देश? 5 किलो अनाज से देश चलेगा? व्यक्ति का जीवन चल जाएगा? हमें बता दीजिए आप। 5 किलो अनाज से चल जाता हो तो बता दीजिए, मैं 5 किलो का गुणगान करूं? हमें आप वो तो आप ये सवाल डॉक्टर साहब मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आपने तमाम मुद्दे लिखे हैं, लेकिन फ्री राशन देने का दावा करके, वादा करके सरकार पिछले चुनाव जीत रही है और आगे भी जीतने की गुंजाइश है। इनके दावे वादे सरकार नहीं कर रही कि हम शिक्षा फ्री देंगे, फ्री चिकित्सा देंगे। आप मर जाइए ना। आप 5 किलो अनाज पाके आप जैसे मेरे जैसे लोग मर जाएं, अपना सब कुछ नष्ट कर दें, हम उसमें हम वादा बिल्कुल आप ठीक कर। अब आपने सवाल किया उज्ज्वला में गैस देकर, 5 किलो ये देकर और किसान सम्मान निधि देकर, बहुत सारे पुरस्कार और उस स्वरूप सीधे सीधे वोट खरीदने का पैसा देकर ये हिंदुस्तान बिक रहा है, डेमोक्रेसी बिक रही है। देखिए, मेरा मूल बात यह है कि ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि हमको विचार करने का हमारा जो क्षमता है वो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमें तुम शिक्षा दे दो। शिक्षा वह मौलिक, वह जरूरत है जो भोजन के बाद सबसे पहली जरूरत है, कपड़ा और एक मकान, और उसके बाद यदि कुछ भी है तो शिक्षा है। और शिक्षा इंसान को, आदमी रूपी जीव को मनुष्य बना देती, ह्यूमन बीइंग बनाती है। शिक्षा जो है मनुष्यता पैदा करती है, शिक्षा से मिलता है।
मैंने कहा हमें शिक्षा दे दो, हमें चिकित्सा दे दो। ये जीवन है, ये जीवन से अभिन्न है, सभी कुछ शिक्षा जीवन से अभिन्न है। आप प्राणी तो रह जाएंगे मनुष्य, लेकिन जीवन इंसान नहीं बन पाएंगे, ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे। दवाई के अभाव में मर जाएंगे आप, पक्का जीवन खत्म हो जाएगा। वो हमको फ्री चाहिए। अभी फ्री क्यों चाहिए मैं तर्क भी दे देता हूँ। हमें कहीं आने जाने के लिए 1 रुपया किसी स्टेशन पर टिकट न कटवाना पड़े ना, बिल्कुल नहीं। और न्याय तो हमसे दूर है। 99% लोग जानते ही नहीं कि जस्टिस क्या है। पैदा होते हैं अभाव में और जुर्म के बीच में, सहते सहते मर जाते हैं। इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। न्याय कौन लोग खरीद पाते हैं? जिनके पास पैसा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वह न्याय को खरीद ले रहे हैं, या न्याय से उनको कुछ भला हो रहा है। मेरे जैसे लोगों का न्याय से भला हो रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन मैं जो यहाँ पढ़ के आया हूँ, जो पुस्तकालय 2200 पुस्तकों की पुस्तकालय देख रहे हैं, ये 2 देश की बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप हमको मिली है। इतनी बड़ी स्कॉलरशिप वो लोगों की कमाई के पैसे से मैं पढ़ के आया हूँ। मुझे शिक्षा दे दो और कुछ न दो, मुझे मर जाने दो, लेकिन मेरी शिक्षा फ्री करो ताकि हर आदमी शिक्षा पा जाए। चिकित्सा फ्री करो, रेल संचार फ्री करो। और मैं सभी मुद्दे पे एक एक करके आऊंगा। फ्री शिक्षा से शुरू करते हैं। फ्री शिक्षा क्यों सरकार दूर भाग रही? पहले की भी सरकार दूर भागी, आज की सरकार थोड़ा ज्यादा नकार कर रही है कि शिक्षा से क्यों दूर भाग रही है? देखिए, पहले की सरकार भी भगी थी, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इस सरकार को, ये चूंकि ये सरकार सत्ता में है तो हिट तो इसी को करना है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं नरेंद्र मोदी को जब कह रहा हूं तो व्यवस्था के विरुद्ध बात कर रहा हूं। ये सुधार लीजिए कि व्यवस्था के विरुद्ध बात। बार बार लोग कहते हैं कि आप चैलेंज कम करना, मैं व्यवस्था को चैलेंज कर रहा हूं। पहले की सरकारें भी दुनिया में एक दुनिया के विकसित देशों में यह है कि शिक्षा पर 5 से 7% का बजट रहा है। जीडीपी का पूरे रेशियो का 5 से 7% शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान है दुनिया में। भारत में भी 6% करने का रिकमेंडेशन है। पुरानी सरकार के समय 1.5 से ऊपर था, 1.60 था, 1 था। बाद में वह पुरानी सरकार मनमोहन सिंह की ही सरकार में वो शिक्षा 1 के नीचे आ गई थी, और इनकी सरकार में वो शिक्षा पॉइंट में आ गई है, 0.33 या जितने भी बजट में आ गई हो, ये आ गई। धीरे धीरे शिक्षा का एलोकेशन का बजट ये कम करते जा रहे हैं। हमारा इससे मतलब नहीं है तुम शिक्षा का एलोकेशन कम करो, एक्सप्रेसवे हमारे गांव हमारे दरवाजे पे एक्सप्रेसवे बनवा दो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर जिले हर कमिश्नरी में बनवा दो। हमारा जीवन ही तुम हमसे छीन लो। इस विकास का कोई मतलब है? किसी एक आदमी से पूछता हूं, वो भाजपा का ही क्यों न हो, हम नहीं जानते किसी पार्टी का, वो पहले बताए। तो शिक्षा पहले, आप शिक्षा मतलब जीवन की वह जरूरत दीजिए जिसके अभाव में आदमी रूपी प्राणी, मनुष्य, इंसान नहीं बन पाएगा। वो नहीं जान पाएगा कि गलत सही क्या है, वह नहीं बता पाएगा कि ये गलत है ये सही है, वह नहीं बता पाएगा कि पत्थर में जीवन रहता है और शरीर में जीवन नहीं रहता है, वो भेद नहीं कर पाएगा। वैसे ही होगा जैसे आज हो रही है। मुझे आप कहेंगे कि पत्थर में जीवन रहता है, तो मैं कैसे मान सकता हूं? इस जीवन में तो नहीं मान सकता। आप जो करना हो करिए, मैं रोकता भी नहीं हूं, बिल्कुल करिए। आप जो आपकी आस्था थी, मैंने विरोध किया 22 तारीख को, वो अलग की बात है। मुझे मेरी शिक्षा फ्री कर दीजिए, जस्टिस पूरी तरह फ्री करिए कि मैं किसी समय किसी तरीके से अदालत में पहुंच जाऊं जब मेरे विरुद्ध जुर्म हो। फ्री रेल संचार करिए। इनके बाबूजी का रेल संचार है क्या? बोलिए। जितने भी पुरानी सरकारों से इन्होंने अपने लिए 7वीं दहाई में ही कौन सी ट्रेन चलाई थी? राजधानी ट्रेन चलाई थी। वो स्पेशल सुविधाओं से युक्त थी। आज भी उसमें स्पेशल सुविधा थी। कोई किसान, मजदूर, गरीब आदमी, छोटा मोटा आदमी नहीं बैठता था। कूपन के लोग बैठते थे, वीआईपी लोग बैठते थे, उद्योगपति बैठता था, अमीर जानता था। राजधानी ट्रेन आमतौर पर 99% यात्री जानता भी नहीं है ना, बैठता है। अब आप वंदे भारत चलवाए हैं, उसकी भी वही दशा है। आपने हमारी पैसेंजर गाड़ी क्यों छीन ली हमसे? क्यों छीन ली? पहले ये बताइए। किसने कहा कि वो खत्म कर दीजिए? वो जन संचार का सबसे बेहतरीन साधन नमूना था, वो आपने छीन लिया। दूसरा क्या किया कि पुरानी मेल गाड़ियां आपने महंगे किराए पर कर दिया, और पुराने पैसेंजर को या तो बंद कर दिया पैसेंजर गाड़ियों को, या उसको मेल में कन्वर्ट कर दिया। तीसरा अपराध आपने क्या किया कि पुरानी मेल गाड़ियों से जो स्लीपर के 10 बोगी लगते थे, उसका 50% आपने कर्टेल करके एसी कन्वर्ट करके, और नई गाड़ियों में एसी की 10 कोचेज हो गए, 5
स्लीपर के हो गए और 5 जो है नॉन रिजर्वेशन के हो गए। 20 कोचेज में ये स्थिति हो गई। पहले क्या था कि एक से एक कोच जो है डबल AC2 का वो लगता था, 1 से 2, एक VIP गाड़ियों में एक AC1 लगता था, 2 से 3 जो है AC3 का लगता था, और 5-10 सीधे स्लीपर का लगता था, ठीक है ना। और उसके बाद 10 बोगी, 5 बोगी से 7 बोगी लगती थी किसकी, जो जनरल की थी, ना। तो आपने एक काम क्यों किया? क्या 1% लोगों के लिए 1 से 3% लोग चलेंगे वंदे भारत में? वर्ल्ड क्लास की सुविधा है, सारी मीडिया प्रचार कर रही है, आपने डिस्टर्ब कर दिया। और उस पैसेंजर गाड़ियों में हिंदुस्तानवा की अर्थव्यवस्था डगरती थी। 40-50 किलोमीटर से लोग तरकारी, दही, भाजी, दूध का आइटम बना हुआ, अपना स्थानीय फल प्रोडक्ट, केला हुआ, ये पपीता हुआ, टोकरियों में लेके आते थे, बेच के, उन्हीं गाड़ियों में बेच के 3-3 रुपए टिकट पर बेच के 17-17 किलोमीटर की यात्रा 3 रुपए के टिकट में, वो नहीं मिलता था टिकट, ठीक है, ना मिले टिकट। आप वेलफेयर कॉन्सेप्ट का स्टेट लेके चलते हैं, आप डाका का मुल्क बनाएंगे, आपने सब रद्द कर दिया। मैंने कहा फ्री करिए। और जो अंतिम उसमें था, मैंने न्याय की बात की, संचार की बात की, रेल की बात की, और रोजगार आपने देख ही रहा कि रोजगार सारी PSUs बेच दिया आपने, इंडस्ट्रीज खत्म कर दिया आपने। अब आपके पास आय का साधन क्या रह गया है? GST और टोल टैक्स रह गया। हमारी अतड़ी खींचते जाइए, कहीं GST से यार 2.25 लाख करोड़ रुपए पर मंथ, जो मुल्क जो है, जिस मुल्क का में टैक्सेशन से बटोरा जाता हो, इनडायरेक्ट टैक्स का वो नमूना बनता कहाँ है सामान? आपने प्रोडक्शन शुल्क वहीं ले लिया, इनडायरेक्ट ढोते उस पर जो कम्युनिकेशन शुल्क है, जो टोल टैक्स आपने हेवी लगाया है, जाते जाते अंतिम उसका देने वाला कौन है? 142 करोड़ लोग GST क्रेता देता है। ये डकैती आपने क्यों खोली है? GST कहीं 28% लिया जाता है, बताएंगे कहीं रिकॉर्ड में, देश के इतिहास में, अतीत में? मैं इंडोलॉजी का विद्यार्थी हूँ, ठीक ना, मैं पास्ट अध्ययन का विद्यार्थी हूँ। अतीत में जो है क्या हुआ है उसका अध्ययन। अधिकतम टैक्स जो अतीत का था वो एक आध मर्तबा इतिहास में आया है 24-25% तक, लेकिन उसका कड़ा विरोध हुआ है, राजे उसको बदले हैं। अधिकतम जो टैक्स था, जो हिंदू रेट ऑफ टैक्स जिसको ये लोग कहते हैं, इकोनॉमिस्ट कहते हैं, उसको हम सब में बताएं कि वो 1/6 भाग था, 1/8 भागिए 6 भागिए 6, ये एक टैक्स का रूल था। 1/6 मैंने 16.5% के आसपास। आप 16.5% GST करिए, खाने पीने के सामान पर GST खत्म कर दीजिए, उस पर तो लग भी नहीं सकता, वो तो लगाना सीधे अपराध है। वो 21 का आर्टिकल 21 का वायोलेशन है, वो तो आप मनमाना लगाए हैं, आप टैक्स लगाए हैं। अब हम जो है, मैं मंदिर पे भी आऊंगा, मैं अपने पहले सवाल पे लौटता हूं डॉक्टर साहब, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री राशन, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना के तहत जितनी भी फ्रीबीज हैं उनको देके लोगों को लुभा रही है। इससे लोग नहीं मतलब जो है, जो लोग इसके वादे कर रहे हैं, लोग उनके साथ ना जाके फ्री राशन वालों के साथ जा रहे हैं, तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं दोनों में अंतर क्यों? शिक्षा का अंतर आप जैसे मीडिया मैन नहीं समझ पाए हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं कि आप जैसे मीडिया मैन, और कौन सा नेशनल मीडिया समझता नहीं है, कौन सी नेशनल मीडिया समझती नहीं है? बड़े बड़े जो रिकॉग्नाइज चैनल हैं, जिनको मोदी जी ने अपने जेब में रख लिया है, सभी समझते हैं ना। लेकिन वो जब इग्नोर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, यह क्या बात है कि शिक्षा पर सवाल नहीं उठ रही है? फ्री राशन, फ्री जो है गैस, इस सब पर आपने चुंबक की तरह अट्रैक्ट करके और उनके साथ भागे, और आपको समझ में नहीं आता कि फ्री शिक्षा, बिना फ्री शिक्षा के आप बताइए कि 80 करोड़ जिनके पास जो 5 किलो राशन में जीवन खोज रहे हैं, 22 करोड़ जो कुपोषित हैं, वो उनके पास 1 रुपया नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, ठीक ना। वो बताइए शिक्षा कैसे लेगा, वो न्याय कैसे पाएगा? उसको कहीं जाना आना होगा तो कहाँ से लाएगा शिक्षा? आपको वो नहीं समझ रहे हैं, वो एजुकेटेड नहीं है, उनको पता नहीं है कि शिक्षा ही वह हथियार है जिस हथियार से तुम खड़े हो सकते हो समाज के अंदर। शिक्षा ही वह विपन है, जो विपन तुमको इंसान के रूप में रखेगी, और वह इतना शक्तिशाली विपन है जो उसके ऊपर कोई विपन काम नहीं करता है। ये आपको मैं बताता हूं। और ये शिक्षा, इनको शिक्षा
फ्री रेल संचार, जस्टिस, ये मैं आपको बता रहा हूं, चिकित्सा फ्री, ये मैं हासिल करके छोड़ूंगा। जिसकी भी हुकूमत होगी, नई हुकूमत होगी, उसको तख्त से बाहर गिराऊंगा, मैं गिराऊंगा। 23 तारीख को ये सब लगेगा। इस अच्छा, अब जो है हम आते हैं, आपने सबसे ऊपर लिखा है मंदिर नहीं, मंदिर काल चल रहा है, राम मंदिर का निर्माण हुआ, इतना हाहाकार मचा, और इस देश की मुख्य धारा की मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सभी ने 1-1.5 महीने 2 महीने तक इसका पूरा अच्छे तरीके से प्रचार किया। आपने कहा मंदिर नहीं, जिस संविधान की आप बात कर रहे हैं वो संविधान सभी धर्मों की आस्था का ख्याल रखता है जी, और सभी के मानने वाले लोगों का सम्मान करता है। जी। मंदिर नहीं, आपने कहा, मंदिर से आपको क्या तकलीफ है? मंदिर अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, धूर्तता। मंदिर, मस्जिद भी है उसमें, केवल मंदिर को मत रखिए, इसलिए कि अभी आप चैनल पर जो भेज देंगे खबर ना, तो गाली, इतनी गाली आ जाएगी हमारे ऊपर। हमको जो हमारी आत्मा ही नहीं मिलती है, मस्जिद जहाँ जिसमें आतंकी बैठते हैं, बल और जो आतंकी बैठते हैं उसमें सीधे सीधे बैठते हैं, उनको हम कैसे स्वीकार कर लेंगे? मंदिर, मस्जिद, पाखंड, झूठ, अन्याय, जुर्म, जितना भी कहा जाए उसका प्लेस है। मंदिर, हम बताएंगे कि मंदिर में भगवान नहीं रहता है, पत्थर में भगवान नहीं रहता है। इसका उदाहरण आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सोमनाथ के टेम्पल में शिव के 11वें अवतार को सोमनाथ कहा जाता है, और उस टेम्पल में लटकती हुई शिव की, सोमनाथ की प्रतिमा थी, जिसको गजनवी ने खंडित कर दिया 1026 में, टुकड़े टुकड़े कर दिया। तब इनका भगवान पता नहीं कहाँ था, और उसमें जो कुछ पंडे पुजारी थे, जो देवदासियां थी, सबको जो न जाने कि किस बात के लिए देवदासी रखते थे, क्या रखते थे। मंदिर जो है, सच में तो बात यह है कि एकाध मंदिरों को, एकाध जगहों को छोड़ दिया जाए तो मंदिर बलात्कार और क्रिमिनल्स के अड्डे हैं। ठीक है, अब ये तो जो बयान है ये सबके गले के नीचे नहीं उतरेगा, पढ़ने लिखने वाला आदमी जानेगा। वो वैष्णव जी की रिपोर्ट 1962 की पढ़ ले, जो हमको गाली देगा, इसके बाद गाली देगा, बहुत लोग दावे कर, वह वैष्णव जी की रिपोर्ट पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ ले? अयोध्या में जाके अयोध्या के पुलिस स्टेशन से पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड देख ले, 40 सालों का रिकॉर्ड देख ले, 90 के बाद का, कि कितने बाबाओं के ऊपर 302 और अपराध के मुकदमे हैं, और कितने बाबाओं ने असलहे लिए हैं, जो राम जिनकी शक्ति का स्रोत है कि एक बाण मारने पर पूरी पृथ्वी पर बाण फैल जाता था, वो रिवाल्वर और राइफलधारी हैं। तो ये तो मॉडर्नाइजेशन हो गया ना, मॉडर्नाइजेशन, तीर धनुष का मॉडर्नाइजेशन बंदूक से हो गया। कह रहा हूं कि कितने आप भयभीत हैं कि आपने, मुझे तो कोई भय नहीं है, मुझे ये लोग मार सकते हैं, किसी समय मारेंगे, इसलिए कि बहुत सारे अब पसर चुके हैं राम, और राम क्या है? राम सांस है। अब सुन लो हमसे, राम सांस है बेटे, राम तुम्हारी धड़कन में राम बसा हुआ है, राम जिह्वा पर है। अयोध्या में राम टेम्पल गांधी ने नहीं बनवाई थी, जब गोडसे ने गोली मारी बिरला टेम्पल में 7:15 बजे के आसपास प्रार्थना के दौरान, 7:15 7:20 जो भी हो गए, तो हाय राम निकला था उनके मुंह से, यूं ही राम निकला था। राम कुछ नहीं है, हम यूं ही राम निकलेगा। राम एक ऐसा शब्द है जिसमें न जाने कितनी ताकत भर जाती है। राम, हे राम, कितनी सत्यता, ताकत। राम एक जो है, राम शोषण रहित जहां समाज है, राम न्याय का प्रतीक है, राम शोषण रहित, राम कह के कोशिश करते हैं कि हमको समानता का भाव पैदा होता है भीतर से। ये व्यवहार में कहीं कुछ नहीं है। उस समय भी हमारा जो साहित्य है वो इस बात का प्रतीक नहीं है। वाल्मीकि रामायण भी ये नहीं पता करता कि सब समाज वो था, और हिंसा का भी डिपिक्शन नहीं होता उस ग्रंथ में, इसलिए कि हिंसा पर्याप्त हुई। राम ने ही बाण उठाए, किसको मारा, वहां मारा, फिर जो है बाली को, और फिर आगे रावण को भी हिंसा तो हुई। लेकिन जब दो राम को करना पड़ेगा, एक तो आपको भगवान राम को किनारे पड़नी पड़ेगी, और एक आपको पुरुषोत्तम मर्यादा की आचरण, जो सब में अच्छा आचरण कर रहे थे, ठीक है ना,
उनकी स्त्री का कोई अपहरण करेगा तो खोजेंगे ही, उसको मारेंगे ही। मानवोचित काम है ये, धर्म मानव का है कि आपका कोई सामान ले गया और भी आपकी सखा को ले गया तो मारेंगे। तो ये राम एक ऐसा चीज है। राम की चर्चा जो है बहुत लंबी है, फिर बहस जो है बहुत लंबी हो जाएगी। हम जो है एक मैं अंतिम सवाल करके मैं आऊंगा। मेरा टेम्पल से ही विरोध है, मेरा राम से विरोध नहीं है, आपको करेक्ट कर दें, इसीलिए मैं इतनी बात कहा हूं कि वो जो देख रहे हैं वो टेम्पल से, हाँ, उसमें राम देखिए कहीं लिखा नहीं है, आप देख लीजिए, मैंने ये ठीक है ना, टेम्पल से, प्रत्येक मस्जिद से। वर्तमान की राजनीति पे आते हैं, थोड़ा कम शब्द क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, कि 2024 का चुनाव नजदीक है, हम उसी यात्रा पे हम लोग निकले हुए हैं। इस बार आप क्या स्थिति देख रहे हैं? कुछ खास तौर से गोरखपुर में, तो गोरखपुर से क्या स्थिति? कोई स्थिति अभी नहीं है। जब प्रत्याशी आ जाए मैदान में तो पता चलेगा। अभी एक पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है और मैं ये जानता हूं कि अब कोई चुनाव नहीं, हर जुआ का इस देश के, हर शोषक का, हर उस व्यक्ति का, कौन आएगा कौन नहीं आएगा छोड़ के नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इस देश से भगाना पड़ेगा, इस देश सत्ता से उतारना पड़ेगा। हर हिंदुस्तानी का धर्म है कि मोदी भगाओ देश बचाओ का नारा, ये बीबीएम पीबीएम कहीं कुछ नहीं तो इस मुल्क के हिस्से में कुछ नहीं बचेगा। बलात्कार, हिंसा, क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशन को ये फाड़ देंगे पूरी तरीके से। ये आते ही कॉन्स्टिट्यूशन को आधे पन्ने फाड़ के निकाल दिया इन्होंने, आधे बचे खुचे और को आग लगा देंगे। इसलिए इनको इस देश से, इस सत्ता से नरेंद्र मोदी हटाओ, देश बचाओ, सीधी सी बात। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल जी। आपने सुना, तो सबसे कुछ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन मुद्दों को आपको ध्यान में रखना होगा कि मंदिर, राशन, उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर, किसान सम्मान निधि से काम चल रहा है, या हमें शिक्षा चाहिए वो भी मुफ्त में, या हमें चिकित्सा चाहिए मुफ्त में, रेल संचार मुफ्त में चाहिए, रोजगार हमें चाहिए और हमें पेंशन चाहिए। क्योंकि जब विधायक, सांसद, मंत्री एक बार 5 साल के लिए सांसद बन के, विधायक बन के पेंशन ले सकते हैं, तो 60 साल तक काम करने वाले जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो लगातार सभी विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि मोदी का हटना इस देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी, इस देश के संविधान को बचाने के लिए बहुत जरूरी, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसको बचाए रखने के लिए मोदी का हटना बहुत जरूरी है। तमाम लोग इस बात को पहले भी कह रहे हैं, इसकी चर्चा होती रहती है। आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तक नमस्कार।